हेलो एवरीवन। तो आज दिशा पब्लिकेशन के टॉपर्स कॉर्नर में हमारे साथ हैं नव्या मिश्रा, जिन्होंने रिसेंटली नीट यूजी का एग्जाम क्लियर करा है, वो भी 92 रैंक के साथ। तो इतनी अच्छी रैंक के साथ नव्या ने नीट का एग्जाम क्लियर किया है, तो हमने सोचा आज क्यों ना हम उनसे बात करें, उनसे उनकी स्ट्रैटेजी डिस्कस करें, और जो लोग अगले साल नीट एग्जाम देना चाहते हैं, मेडिकल प्रोफेशन में जाना चाहते हैं, वो ये इंटरव्यू जरूर देखें। सो नव्या, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको थैंक यू बहुत मैम। बहुत मुबारकबाद। आपने इतनी अच्छी रैंक के साथ ये एग्जाम क्लियर किया। और कैसा लग रहा है आपको? मैम बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। सबका कैसा रिएक्शन था जब सबको पता चला कि आपका नीट एग्जाम क्लियर हो गया है? सब बहुत ही खुश थे। पूरी फैमिली बहुत ही खुश थी जब सबको पता चला कि मेरे नीट में 705 मार्क्स आए आउट ऑफ 720। तो सब बहुत ही खुश थे। वाकई में बहुत अच्छे मार्क्स हैं। ये आपने एक्सपेक्ट किया था कि इतना अच्छा स्कोर होगा आपका? हाँ, ये था कि 700 प्लस हो जाएंगे, लेकिन 705 आएंगे और ये रैंक रहेगी इतना तो नहीं पता रहता। तो हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं? मेरे बायोलॉजी में 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स रहे हैं। वाह। केमिस्ट्री में मेरे 175 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे। और फिजिक्स में मेरे 170 आउट ऑफ 180 मार्क्स थे। वाह, मतलब ये तो बहुत ही एक्सीलेंट स्कोर्स हैं, जिसको कहते हैं ना कि मतलब एकदम चौंकाने वाले मार्क्स। और जाहिर सी बात है, इसके लिए आपने मेहनत भी बहुत ही करी होगी, तब जाके आपके इतने अच्छे मार्क्स आए सारे सब्जेक्ट्स में। वैसे आपका तीनों में सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पसंद है आपको? और आपको सबसे इजी सब्जेक्ट कौन सा लगता है? केमिस्ट्री लगता है क्योंकि केमिस्ट्री पसंद है तो वो इसलिए इजी हो जाता है। जिस चीज में इंटरेस्ट होता है वो अपने आप इजी हो जाती है, राइट? तो अपना कुछ हमें स्टडी रूटीन बताइए। आपने कितने घंटे पढ़ाई करी दिन में? लास्ट के कुछ 2-3 महीने में आपने कितनी पढ़ाई करी? किस तरह से आपने तैयारी की? मैम, मैं लास्ट 2 मंथ की स्ट्रैटेजी सबको बताना चाहूंगी। मैं सुबह अराउंड 6:30 उठ जाती थी। उसके बाद 9 बजे तक सेल्फ स्टडी करती थी। फिर 10 बजे मैं पेपर देती थी। जो भी मेरे पास सैम्पल पेपर्स होते थे वो मैं उससे कंप्लीट करती थी। और कंप्लीट करने के बाद मैं उसके एनालिसिस करती थी। उसके बाद मैं खाना खाती थी और फिर मैं दूसरा पेपर भी देने लग जाती थी। 2 पेपर एटलीस्ट मैं देती थी 2 मंथ पहले, कंप्लीट करती थी और फिर उनकी पूरी फुल एनालिसिस करती थी। उसके साथ में सेल्फ स्टडी भी करती थी। और मैं बुक्स एनसीईआरटी पूरी 2 महीने मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पे ही ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है बायोलॉजी की स्पेशली। मैंने पूरी एनसीईआरटी लगभग लास्ट 2 मंथ में भी बहुत बार पढ़ ली ताकि मैं मुझे सारे टॉपिक्स याद रहे। तो एक बात बताइए, मेडिकल प्रोफेशन ही क्यों? आपको डॉक्टर क्यों बनना था? मैम, ये मेरा बचपन से ड्रीम था कि मैं डॉक्टर बनूं। पहले मुझे नहीं पता था कि मैं नीट पेपर दूंगी और नीट से नीट देना पड़ता है सिर्फ फिर डॉक्टर बनते हैं। पर पहले फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं डॉक्टर बनूं। वैसे मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर्स को देखती थी तो मुझे लगता था कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए। और वहां से मैं बचपन से डिसाइड किया कि मुझे डॉक्टर बनना है। और फिर मैंने डॉक्टर बनने की तैयारी की और फिर मैं डॉक्टर बन ही जाऊंगी अब तक तो। वाह, अब तो आप बन ही जाओगे, बिल्कुल सही बात है। हालांकि आगे भी बहुत पढ़ाई है, मेडिकल में तो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है जो बहुत सारे लोग क्लियर नहीं कर पाते, इसलिए वो अपनी ड्रीम तक नहीं पहुंच पाते। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट वाइज, आपने किस तरह से पढ़ाई करी, कैसे कैसे आपने अपना पूरा सिलेबस कवर किया? आप बताइए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है सिलेबस कवर करने के लिए? सबसे पहले तो सिलेबस पेपर से एटलीस्ट 4-5 मंथ पहले पूरा सिलेबस एटलीस्ट 2 बार तो कंप्लीट ही कर लेना चाहिए उसको रिवाइज करके, ताकि हमें एनसीईआरटी और सब कुछ पूरा सिलेबस कंप्लीट रहेगा तभी रिवीजन हो पाएगा। उसके बाद फिर रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए और फिर पेपर देने चाहिए। एटलीस्ट 4 मंथ पहले यानी जनवरी से तो पेपर तो देना शुरू ही कर देना चाहिए, क्योंकि नीट में सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पेपर भी जरूरी होते हैं देना, क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि कैसे हमें पेपर में बैठना है। क्योंकि अगर हम जब कोई चीज पहली बार देखेंगे तो फिर हम उसमें अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर तो बात रहती है पूरे स्कोर करने की, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं बायोलॉजी की मतलब लगभग मेरा सारा सिलेबस खत्म हो गया था जनवरी तक, तब फिर मैंने फिर पेपर देना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने अपने मार्क्स इंक्रीज किए। पहले कम मार्क्स आते हैं, बाद में ज्यादा आने लगते हैं, क्योंकि धीरे धीरे होता है। और एनालिसिस पेपर की बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसको मैं बहुत ज्यादा ध्यान देती थी। अच्छा, तो एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है और एनसीईआरटी को कितनी बार पढ़ना चाहिए हमें?
एटलीस्ट 3 टाइम्स पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी मुझे बताया था और मुझे भी ये लगता है कि अगर हम किसी भी बुक को 3 टाइम पढ़ते हैं तो फिर वो हमारे दिमाग में प्रिंट आउट हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है 3 टाइम्स तो एटलीस्ट किसी ना किसी, कोई भी बुक, जो भी आप किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 टाइम्स तो कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, पढ़ना भी चाहिए। एक बार पढ़ने से चीजें कंफ्यूजन में रहेंगी, फिर आप गलत करेंगे। 2 बार पढ़ने से भी थोड़ा मोड़ा डाउट रहता है, लेकिन जब आप किसी चीज को 3 बार कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ये रहेगा कि मैंने इस चीज को इतनी बार पढ़ रखा है तो फिर पक्का मैं सही करूंगा। तो फिर मुझे लगता है कि 3 टाइम्स तो पढ़नी चाहिए। मैं सारी बुकों को 3 टाइम से ज्यादा ही पढ़ती हूँ। तो पहले आपने 3 बार अपनी सारी एनसीईआरटी बुक्स खत्म करी, उसके बाद फिर आपने मॉक टेस्ट लिए? यस मैम। ओके। और मैं मॉक टेस्ट देते समय भी एनसीईआरटी पढ़ती रहती थी, क्योंकि भूलने की तो भूल सकते हैं, इसलिए मैं मॉक टेस्ट, अगर कोई सवाल मेरा गलत हो जाता था तो फिर मैं उससे रिलेटेड टॉपिक फिर से रिवाइज कर लेती थी। अच्छा, तो नीट एग्जाम में अगर हम सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं और इसके अलावा बाहर से कुछ ना पढ़ें, तो क्या हम ये एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़े, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी पढ़ के समझ में नहीं आते हैं। तो उसके लिए तो दूसरी प्रेफरेंस बुक्स भी चाहिए रहती हैं, जो मैं भी प्रेफर करती हूँ। और ये सिर्फ बायो के लिए कह सकते हैं, वरना केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए तो प्रेफरेंस बुक्स चाहिए ही रहती है, वो तो इम्पोर्टेंट ही रहता है। सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो सवाल सॉल्व करने की टेक्निक है वो इतनी एनसीईआरटी में नहीं देते, पर टॉपिक्स दे देते हैं। असर्शन रीजन सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन हर चीज नहीं हो सकती, इसलिए दूसरी बुक्स भी चाहिए रहती है। तो इसका मतलब एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उसके बाहर से भी कुछ टॉपिक्स पूछे जाते हैं जिनको तैयार करने के लिए हमें रेफरेंस बुक्स की जरूरत होती है, राइट? यस मैम, क्योंकि अगर आपको 720 आउट ऑफ 720 के पास भी जाना है तो थोड़ा सा तो बाहर का आना चाहिए, क्योंकि 1-2 सवाल थोड़े से हो जाते हैं ट्रिकी, जो हमें थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज हो, डीप नॉलेज हो तो इम्पोर्टेंट है। ऊपर ऊपर से नहीं काम चलता, डीप नॉलेज की जरूरत रहती है, तो उसके लिए प्रेफरेंस बुक्स ले सकते हैं और वो चीजें समझ इजी भी हो जाती है समझने के लिए। तो सिलेबस इतना ज्यादा वास्ट होता है, और जैसे कि आपने कहा कि 3-3 बार एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ता है, बाहर से भी पढ़ना पड़ता है, तो क्या सारे टॉपिक्स कवर करना जरूरी है? हर एक टॉपिक को देनी चाहिए इक्वल वेटेज, या फिर आप कोई कोई टॉपिक स्किप भी कर सकते हो? नहीं, नीट के लिए कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अराउंड 200 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो फिर वो सब कुछ कवर कर सकते हैं, और कब क्या आ जाए वो नहीं पता रहता। तो नीट एक ऐसा पेपर है जिसके लिए आपको एटलीस्ट सब कुछ आना चाहिए, कुछ आप छोड़ करके नहीं चल सकते। अगर आप छोड़ के चलेंगे तो पक्का वो चीज आ जाएगी, हमें नहीं पता रहता, तो एटलीस्ट सब आना चाहिए। और रही बात 3 बार पढ़ने में, तो टाइम कंज्यूम हो जाता है, ऐसा नहीं होता। पहली बार कोई चीज पढ़ते हैं तो उसमें हमें टाइम लगता है, लेकिन आप वही चीज दूसरी बार तीसरी बार करेंगे तो फिर आप उसको फास्ट रीड करने लग जाते हैं। इससे हम सवाल भी जल्दी लगा सकते हैं, मुझे ये लगता है। क्योंकि अगर आप कोई पेपर को, न्यूज पेपर को लेंगे, अगर आप उसे एक बार पढ़ेंगे पहली बार, तो फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप उसको दूसरी या तीसरी बार पढ़ेंगे तो आप उसे जल्दी से पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि वहां क्या लिखा हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ 3 टाइम्स, वो टाइम नहीं लगता। एक बार पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई तो दूसरी तीसरी बार पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। करेक्ट। तो एक बात बताइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो कितने जरूरी हैं सॉल्व करना, और क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कभी रिपीट होते हैं या उनके जैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में? यस मैम, आते हैं। हर पेपर में प्रीवियस ईयर से मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन का वर्ड्स अलग हो जाते हैं पर बात वही रहती है। जैसे कि अगर आप कोई सवाल लगा रहे हैं तो अगले बार इससे रिलेटेड टॉपिक था तो उससे कभी कभी ऑप्शंस भी सेम होते हैं, कभी तो एकदम सेम क्वेश्चन आ जाते हैं। तो नीट में प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो पूरे प्रीवियस ईयर लगाए थे। अगर आप प्रीवियस ईयर भी लगा ले रहे तो आपको पता है कि आप ये सवाल लगा सकते हैं तो वो भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं प्रीवियस ईयर तो कंप्लीट की थी। ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को किस तरह करते थे आप? क्या आप कोई टॉपिक पढ़ने के बाद उसके पीवाईक्यूज करते थे, या फिर पहले आपने पूरा अपना सब्जेक्ट खत्म कर दिया उसके बाद आप पीवाईक्यूज लेके बैठे? मैम, पीवाईक्यूज तो मैंने पूरा, मेरा सिलेबस खत्म हो गया था उसके बाद भी एक बार पीवाईक्यूज किया था। और जब मैं सिलेबस पढ़ती थी तो कुछ टॉपिक्स रहते थे तो उसके नीचे भी उससे रिलेटेड कि 2019 में आया सवाल है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते तो वो भी लगा लेती थी। लेकिन फुल पेपर लगाना मुझे लगता है ज्यादा सही होता है, क्योंकि टॉपिक वाइज सवाल लगाते तो हमने जस्ट पढ़ा है तो हम उसे जल्दी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आप जब पढ़ के बहुत समय हो गया उसके बाद आप पूरे सैंपल पेपर साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री और
बायो सब साथ में लगा रहे तो वो बात अलग होती है, क्योंकि उस समय हर तरीके से दिमाग काम करना चाहिए। अभी आप बायो पढ़े और बायो का ही सवाल लगाए तो इजी हो जाएगा, लेकिन आपने केमिस्ट्री पढ़ा फिर बायो लगाए तो बात अलग होती है। तो जस्ट पढ़ा हुआ तो ज्यादा याद रहता है, लेकिन जब वो ज्यादा देर के लिए रहता है तो इम्पोर्टेंट रहता है। तो मैंने तो पूरा पूरा पेपर लगाया था, जैसे 2019 का फुल पेपर है तो मैं उसका सैंपल पेपर्स आते हैं तो फिर मैं सैंपल पेपर्स खरीद लेती हूँ, फिर उसके हिसाब से फुल पेपर लगाती हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर मेरे जितने मार्क्स आते हैं 720 में मैं उसे टोटल कर लेती हूँ और फिर मैं देखती हूँ कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है मेरे मार्क्स में। तो जिस तरीके से काफी सारी बुक्स ऐसी आती हैं, जैसे दिशा की बुक में भी ऐसा है कि क्या होता है कि जब कोई टॉपिक होता है, टॉपिक दिया जाता है और फिर उसी टॉपिक को थ्योरी खत्म करने के बाद साथ में PYQs होते हैं। तो उस बुक में पूरा टॉपिक थ्योरी के साथ एक्सप्लेन होता है और फिर उसके साथ PYQs दिए होते हैं जो आप साथ के साथ सॉल्व कर सकते हो हर टॉपिक के बाद। तो क्या ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, इस तरह से लेके चलना चाहिए PYQs को? मैम ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, मैंने ऐसे किया भी है। मैं बोल रही हूँ, मैंने बाद में भी किया था, पहले भी जब चैप्टर खत्म हो जाता था तो चैप्टर रिलेटेड PYQs में देखती थी और सॉल्व भी करती थी। मेरे पास चैप्टर वाइज बुक्स है तो फिर मैं उनको भी लगाती थी। तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि आप जब पढ़ रहे तब आपको अगर आपने 11th में वो कंप्लीट किया तो आपको 12th में जब वो एंड में पेपर हो तो वो चीजें याद भी नहीं रहती है। इसलिए मैं उस समय चैप्टर वाइज लगाती थी और वो इंपॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि आपने अगर अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर कंप्लीट किया है तो उससे रिलेटेड सारे सवाल आपसे लग जा रहे हैं सारे टाइप्स के, वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं। वो प्रीवियस ईयर से पता चल जाता है, चाहे वो JBS का हो या फिर नीट का हो या किसी भी पेपर का, तो प्रीवियस ईयर तो इंपॉर्टेंट रहता है। और चैप्टर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट था, मैं चैप्टर वाइज भी करती थी, मैं दोनों तरीके से करती हूँ। एक बार वैसे भी कंप्लीट किया था और एक बार ऐसे भी कंप्लीट किया था, एक साथ भी किया था, इससे मुझे पता रह जाता था, इसलिए जल्दी पेपर हो जाते थे। ओके तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो हमें अपने स्टडी मटेरियल में देखनी चाहिए जब भी हम नीट के लिए बुक्स लेने जाएं, कि हमें ये चीजें जरूर मिलनी चाहिए हमारी बुक के अंदर जिससे हमारी अच्छी तैयारी होगी? मैम बुक्स हो पूरी कंप्लीट हो सॉल्यूशन के साथ हो। मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास कोई बुक है और उसका सॉल्यूशन नहीं है तो फिर वो बुक किसी काम की नहीं है, क्योंकि आप उतना टाइम वेस्ट करेंगे उसका सॉल्यूशन ढूंढने में। तो मैं तो वैसी ही बुक्स लेती जिसका क्वेश्चन साथ में ही आपको पीछे ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। कुछ बुक्स होती है जैसे सैम्पल पेपर होते हैं और सिर्फ कोड्स दे देते हैं, वो बुक्स मैं नहीं प्रेफर करती। मैं जैसे मेरा पेपर है उसके पीछे मुझे सॉल्यूशन भी मिला है ताकि मुझे पता चले ये मेरा गलत है तो फिर क्यों गलत है ये भी मुझे रीजन के साथ मिले, तो मैं वैसी बुक्स प्रेफर करती हूँ। बुक्स और पेपर्स भी मैं उन्हीं को लगाती जिसके पास मेरे पास पूरा सॉल्यूशन हो, ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो और एनालिसिस में भी टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तैयारी करते समय। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो बुक्स लेनी है वो सिर्फ वो नहीं लेनी है कि जिनमें सारे सॉल्यूशंस भी हो, बल्कि वो भी जिनमें सॉल्यूशंस एक्सप्लेन्ड हो। मतलब कि आपको ये भी पता चले कि अगर इसका आंसर ये है तो क्यों है, करेक्ट? ताकि जब आप उसका सॉल्यूशन देखें तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, राइट? क्योंकि कभी कभी हम आंसर्स तो ले आते हैं पर वो गलत तरीके से लेके आते हैं, जो कि हमें एक क्वेश्चन तो सॉल्व करने में हेल्प कर देगा पर हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए मैं प्रीफर करती हूँ कि वो सॉल्यूशन भी साथ है, अगर मैं कोई गलत कॉन्सेप्ट समझ रही तो फिर वो मुझे बता दे कि ये मेरा गलत कॉन्सेप्ट था। ऐसा होता है कई बार, इसलिए बोलती हूँ। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत जरूरी है ना, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जब आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होंगे तो आप ये एग्जाम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए क्या क्या करना चाहिए कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए? मैम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तो बुक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। वही मैं बोलूंगी कि सारे टॉपिक पता होने चाहिए तभी आप क्वेश्चंस लगा पाएंगे। अगर आप ऊपर ऊपर से चल देंगे तो फिर ये रटना ही पड़ेगा, और रट के कोई भी पेपर इतने आसानी से सॉल्व नहीं होता, चाहे वो बायो ही क्यों ना हो। उसे समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कभी स्टेटमेंट बेस्ड हो जाते हैं तो फिर अगर हम उसे रटे ही रहेंगे तो हमें चीजें नहीं याद रहेंगी। इतनी सारी चीजें कोई रट नहीं सकता, तो टॉपिक समझने पड़ते हैं, चाहे वो बायो हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो। तो वो समझने के लिए आपको एनसीईआरटी की हर लाइन के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन। ऐसी बुक्स, इसे मैं बोलती कोई दूसरी बुक्स भी है जिसमें एक्सप्लेनेशन भी हो, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ कंपाइल करके दिया गया है। एक चैप्टर है तो वो इतना बड़ा नहीं कर सकते, उस चैप्टर से को हमें पूरा एक्सपैंड करके पढ़ना पड़ता है कि ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है तो ये प्रोसेस कैसे है, स्टेप्स आ जाते हैं, पूरे स्टेप्स पता होने चाहिए। फर्स्ट स्टेप होता है, सेकंड स्टेप होता है, बल्कि बायो की बुक्स में उसे टॉपिक वाइज डाल देता है, स्टेप वाइज नहीं डालता। इस बार एक क्वेश्चन भी आता है जिसमें हमें स्टेप्स में अरेंज करना था ABCDE में, तो वो हम तभी कर पाएंगे। और एनसीईआरटी में वो टॉपिक वाइज दिया था जिसमें बच्चों को थोड़ी कंफ्यूजन भी हुई थी, लेकिन एनसीईआरटी में वो टॉपिक वाइज दिया था। बल्कि आप कोई दूसरी बुक लेंगे तो सीधे लिख देता है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, बल्कि एनसीईआरटी में टॉपिक वाइज लिखा हुआ था। तो समझना पड़ता है कि वो फर्स्ट टॉपिक, अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा है तो उसे क्या पता कि ये तो टॉपिक से हमें लगेगा, बल्कि वो टॉपिक वाइज नहीं, वो उसका स्टेप वाइज दिया हुआ है। तो ये सब चीजें तो बुक से पता चल जाती है हमें, इसलिए दूसरी बुक्स भी इंपॉर्टेंट होती है। मुझे ये पूछना था कि जो नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं
ऑब्वियसली उनको अपना स्कूल का सिलेबस भी खत्म करना होता है, स्कूल की पढ़ाई चल रही होती है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ उनको साइंस ही पढ़ना है, और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश भी सब्जेक्ट होता है। तो अपने स्कूल के साथ साथ कैसे अपने नीट एग्जाम की भी तैयारी की आपने? क्योंकि मतलब लगभग बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स तो एक ही मतलब उसी तरीके से होता है, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं वैसे मतलब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो वैसे बोर्ड के लिए भी तैयारी हो जाती है। वरना और बात रही हिंदी या इंग्लिश, जो आप सेकंड कोई भी लैंग्वेज या कोई भी सब्जेक्ट लेते हैं उसके लिए, तो इंग्लिश तो मैं उससे ज्यादा नहीं पढ़ती थी, मैं पेपर से पहले कुछ महीने पहले पढ़ लेती थी, तो नंबर भी ज्यादा नहीं आते थे। पर स्कूल्स में भी पेपर होते हैं बोर्ड का, तो वो भी उससे भी पता चल जाता है कि ऐसे पेपर आएगा। और हिंदी और इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट तो हमें मुझे नहीं लगता कि आप आराम से स्कोर कर सकते हैं अगर आप क्लासेस अटेंड किए हो तो। टीचर्स मैंने अपने टीचर्स की क्लास अटेंड की थी तो मुझे पता था कि ऐसे ही सवाल आएंगे, वो हमें बता देते थे, वही काफी रहता था मेरे लिए। और फिर मेरे मतलब मुझे पता था कि मुझे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कितने चाहिए, 90 प्लस हो जाए 100 में, तो फिर वो तो अच्छा ही स्कोर लगेगा हिंदी और इंग्लिश में। बस मैंने इतना ही किया था, मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेकर के आऊँ, क्योंकि कोई एक चीज तो चूज करनी ही पड़ेगी कि आपको क्या करना है, तो टाइम तो देना ही पड़ता है। और अगर आप पूरी तरीके से बोर्ड की तरफ डेडिकेटेड रहेंगे तो थोड़ा सा साइड हो जाएंगे कॉम्पिटेटिव पेपर से, क्योंकि आपको सैंपल पेपर्स भी लगाने हैं। किसके लगाने हैं? आप नीट के सैंपल पेपर्स लगा रहे हैं कि बोर्ड के सैंपल पेपर्स लगा रहे हैं? हालांकि मैंने बोर्ड के भी सैंपल पेपर्स लगे थे, पर बोर्ड इजी होता है तो फिर वो हो जाता है, वो इतना टफ होता नहीं है। तो ये जो सारे सब्जेक्ट जब आप पढ़ते थे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि बहुत सारा सिलेबस है, इसलिए मुझे सेल्फ स्टडी के लिए ज्यादा टाइम चाहिए, और अगर मैं स्कूल में रोज रोज आऊंगी, क्लासेस अटेंड करूंगी, तो मुझे सेल्फ स्टडी के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा। तो क्या आपको कभी कभी अपना स्कूल स्किप करना पड़ता था? यस मैम, मैं स्कूल स्किप ही कर देती हूँ, ज्यादा नहीं जाती थी, बस थोड़ा मोड़ा जब क्लासेस ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती थी तभी जाती थी। वैसे वो इतना फोर्स भी नहीं करते, बोर्ड वाले बच्चों को सेल्फ स्टडी ही करनी रहती है, 12th में हो या 10th में हो। उस समय ज्यादा घर ही पे टाइम खुद से, जब सिलेबस एटलीस्ट सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाता है स्कूल्स का, तो फिर हमें टाइम मिल जाता है उसके बाद अपने मन का जितना पढ़ना है, तो फिर वो भी इम्पोर्टेंट रहता है। तो फिर मैंने तो वही किया, मैं स्कूल्स तो वैसे बहुत स्किप करती थी। तो आपने 11th क्लास से अपनी नीट एग्जाम की तैयारी शुरू करी, लेकिन जो एक बहुत सीरियस वाली पढ़ाई होती है, और जिसमें कि मान लीजिए अगर किसी ने 11th से तैयारी शुरू नहीं की, आप उसको, लेकिन 12th क्लास में उसको आया कि भाई मुझे तो नीट का एग्जाम देना है, तो फिर उसको कैसे, कितना टाइम लगेगा आपके हिसाब से नीट की तैयारी करने के लिए? मैम, नीट की तैयारी करने के लिए एटलीस्ट 2 इयर्स तो आपको देने ही पड़ेंगे। अगर अच्छा। आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, लेकिन आपको अगर 600 प्लस चाहिए तो फिर आप 1 ईयर भी दे सकते हैं, वो बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है। लेकिन मुझे लगता है अगर आप डेडिकेटेड होकर के पढ़ाई करेंगे तो 1 ईयर भी सफिशियंट है। अगर आप डेडिकेट अपने 12th तक कोई पढ़ाई नहीं की तो आपको 1-2 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर आप डेडिकेटेड होकर पढ़ाई करेंगे तो 1 साल भी बहुत इनफ रहता है, आप आराम से कर सकते हैं, बस अच्छा, डेडिकेशन। इतना सारा पढ़ना होता है, इतना कुछ होता है करने के लिए, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि बस अब दिमाग थक गया है, कैसे करें इतना कुछ? कभी ब्रेक लेने का मन करता है, और फिर आपने कभी बीच में ब्रेक लिया था? मैम हाँ, मैं थोड़ा मोड़ा थक जाती थी, मेरी तबीयत खराब होती थी तो फिर मैं ब्रेक उस जब मुझे फीवर होता था तब मैं ब्रेक ले लेती थी बस। और ये मुझे पता है कि अभी अभी तो ये नीट का ही पेपर है, उसके बाद और पेपर देना, और एमबीबीएस में जितना 11th और 12th का सिलेबस होता है उसका फर्स्ट ईयर में उससे 2 गुना सिलेबस, 4 गुना, पता नहीं कितने टाइम सिलेबस होता है। तो मुझे पता है कि आगे भी मुझे पढ़ना ही है, तो फिर मैं अगर इतने से ही डर जाऊंगी तो फिर मैं आगे कैसे पढ़ूंगी, इसलिए मैं रेडी रहती हूँ। ये बात याद रखनी है कि आपको नीट के बाद एमबीबीएस में आराम नहीं करना है, यही काम करना है, तो रेडी रहना रहता है इस चीज के लिए। क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि हमारे यहाँ भी 1-2 एमबीबीएस हैं तो फिर वो लोग बताते हैं कि वो लोग बहुत पढ़ाई करते हैं, तो फिर मुझे पता है कि मुझे बहुत पढ़ना है, तो जब बहुत पढ़ना है तो पढ़ते ही रहते हैं, पहले से ही तैयारी करते हैं पढ़ने की। आपने इतनी अच्छी प्यारी बात बोली ना, ये कि मतलब एग्जाम से डरने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि एग्जाम्स तो देने ही है, आगे भी देने हैं, तो आपने यही सोच के पढ़ाई की हमेशा कि आगे भी तो पढ़ना ही है इतना ज्यादा। वाह, मतलब आप इतनी छोटे से हो अभी, और फिर भी आपको इतनी समझदारी है आपके अंदर, इतना आप सोच रहे हो, मैं ये सोच के हैरान हूँ। ठीक है, तो अब लेकिन एक बात बताओ, कभी कभी अगर मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते थे आप, तो आप किस तरह से ब्रेक लेते थे अपने आप को वापस रिफ्रेश करने के लिए, क्या करते थे आप? मैम, मैं सो जाती थी।
जैसे सारे बच्चों के लिए अलग अलग बात होती है, वो क्या करते हैं, कुछ लोग फोन यूज कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। मैं सोना प्रेफर करती हूँ, मैं सो जाती हूँ, उस समय रिलैक्स कर लेती हूँ ताकि मेरे दिमाग थोड़ा देर शांत रहे और फिर मैं उठूं और फिर मैं फ्रेश फील करूँ। तो मैं उसके लिए तो ये करती हूँ। और ये बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करने में थोड़ा रिलैक्स फील होता है, तो आप वो कर सकते हो और थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स तो कर ही सकते हैं, ऐसे डर के तो जीने से कोई फायदा ही नहीं होगा कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो फिर मैं तो रिलैक्स करती थी थोड़ा अच्छा, बहुत। एग्जाम के लास्ट के 3 मंथ्स में आप कितने घंटे सोओगे? एग्जाम के लास्ट में तो फिर मेरी तो बुरी हालत थी क्योंकि हम तो डर के मारे सो ही नहीं रहते, नींद ही नहीं आती है पेपर से पहले कि पेपर में क्या होगा। तो वो तो लास्ट 2 मंथ अगर आप स्ट्रगल कर लेंगे तो फिर वो सबसे बेस्ट चीज होगी। बस ये याद रखना कि पहले इस फील्ड में घुस तो जाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको लास्ट 2 मंथ में तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुझे भी याद है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है लास्ट 2 मंथ में। मुझे नींद आती थी लेकिन मैं सोती नहीं थी, आंखें बंद हो जाती थी फिर भी आंख खोल के बैठी रहती थी, तो वो इम्पोर्टेंट रहता था। और कितना ज्यादा कॉफी और चाय पीने पड़ता था ताकि नींद ना आए, तो वो तो इम्पोर्टेंट रहता है। आपको नींद आती है क्योंकि आप 5 घंटे, बहुत ही कम घंटे सोते हैं, तो फिर नींद तो आती है 5-6 घंटे। तो सोने तो ज्यादा नहीं सोते तो फिर नींद ही आएगी, वो तो आती है नॉर्मली। और अगर आप कोई काम करके थक रहे हैं, और मेरा तो ये मानना है कि सबसे ज्यादा कठिन काम होता है दिमाग को थकाने वाला, तो अगर आप दिमाग को ही थकाएंगे तो फिर तो नींद तो आएगी। ये बात हो जाती है सुबह से शाम। और एक चीज ये भी रहती है कि आप एक चीज को, फ्रस्ट्रेशन भी रहता है कि आप एक ही चीज को बार बार क्यों गलत कर दे रहे हैं, ये तो आप ही में कोई प्रॉब्लम होगी। तो फिर वो सब चीजें, टेंशन तो रहता ही है लेकिन ये सब चीजों से डील करने की आदत होनी चाहिए। तो फिर मैं तो वही सोचती थी और मेरे अच्छा, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं। इतना कुछ पढ़ना होता है या दिमाग में रखना होता है, याद करना होता है, तो सब कुछ मेमोराइज करने के लिए कोई टिप्स दीजिए कि जो पढ़े वो याद रहे। मैम मैं एनसीईआरटी की बुक जो मेरी रहती थी उसके साइड में ही लिख देती थी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि मैं बार बार कभी भी खोलूँ तो मैं उसे बड़ा बड़ा लिख के रखती थी कि ये इस पूरे पेज में ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे मेरी जल्दी जल्दी रिवीजन होती थी। आप मेरी एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो फिर मैं उसमें पेंसिल से पूरी लाइन लाइन करती थी ताकि मुझे पता रहे कि क्या क्या लाइन है, कोई लाइन मुझसे छूट ना जाए। और जब आप ये सब करते हैं तो फिर आपको वहां पर वो चीजें याद आती हैं कि ये एनसीईआरटी का वर्ड था और ये यहीं पर यूज हुआ था, तो आपको ये याद आएगा कि इसमें ये कॉन्सेप्ट था, तो फिर आप उसको आराम से लगा सकते हैं। और मैं अपनी बुक में साइड में ही लिख देती थी, जिससे चीजें याद होगी। चीजों को बार बार लिखने से ही चीजें याद। अपने दिमाग पे भरोसा न रखिए, लिख करके देखिए, क्योंकि लिखने से चीजें याद होती है ज्यादा। तो मैं ज्यादा लिखती थी, मैं बहुत कॉपीज यूज करती थी और लिखती रहती थी। वो इम्पोर्टेंट रहता है, कितना आपने लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो जो नोट्स होते हैं वो किस तरह से बनाने चाहिए हमें अपने? नोट्स तो ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए और उसे सजाने से ज्यादा उसको दिमाग में घुसाने की कोशिश करिए। कुछ बच्चे रहते हैं वो बस पिंक ब्लू रेड बस बुक को कलर ही करते रह जाते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं रहता। मेरी कॉपी ऐसी ही रहती है जैसे एकदम सिंपल रफ कॉपी जैसी कॉपी होती है। मैं उसमें जल्दी जल्दी लिख डालती हूँ और सब मुझे क्लास में भी बच्चे बोलते थे कि ये कैसी कॉपी है, इसमें तो लगता है तुम अभी से डॉक्टर बन गई हो। तो फिर मैं बोलती थी कि मुझे कॉपी से ज्यादा उसमें क्या लिखा है वो इम्पोर्टेंट रहता है। तो फिर मैं नोट ज्यादा सजाने में ध्यान नहीं देती थी, पर मैं जितना ज्यादा लिख सकूं वो इम्पोर्टेंट रहता था। तो फिर वो मैं वैसे करती थी और कॉपी में नॉर्मल तरीके से ही लिखती थी। मुझे जैसी भाषा समझ में आती है मैं वैसी भाषा को यूज करती हूँ अपनी कॉपी में। और जिसको बच्चे को जैसी आवाज जैसी चीजें समझ में आती है, जैसे आपको इस तरीके से ये बात समझ में आ रही है तो आपको उस तरीके से लिख लेना चाहिए कॉपी के अंदर। और कॉपी नोट्स तो बनाने ही चाहिए, साथ में आपको जो आप अपनी रफ कॉपी उसमें जितना ज्यादा चीजों को रिवाइज कर करके लिखे, उनके बारे में लिखे, तो फिर आपको ज्यादा याद होगा। लिखने से चीजें बार बार याद होती है। और रही बात फिजिक्स और केमिस्ट्री की, वो तो सब कुछ उसमें तो कुछ रटने से चलेगा नहीं, तो फिर आपको मतलब केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक है थोड़ा सा, लेकिन उसमें भी मैं यही प्रेफर करती हूँ कि रिएक्शंस को भी बार बार लिखे। क्योंकि रिएक्शंस को लिखे आप उनको जब चीजों में अप्लाई करें, आप एक ही तरह के क्वेश्चन ना लगाए। अगर आपने ये बात आप बोल रही थी कि चैप्टर वाइज, तो अगर आपने चैप्टर में टॉपिक वाइज, अगर आपके पास टॉपिक है ये दिया हुआ है तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन आपको लगा लेने चाहिए। तो जो बुक्स रहती है जिसमें प्रीवियस ईयर किसी भी के भी जितने भी ईयर्स हैं, और जिससे आप अपने से भी बुक्स अपने मन से भी क्वेश्चंस बनाते हैं, सैंपल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्वेश्चंस की जितनी बुक है आप सारे वो सवाल लगा लें ताकि उसी के साथ कंप्लीट हो जाए। तो आप टॉपिक के साथ सवाल भी लगाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में और बायो में भी, सब में टॉपिक के साथ क्वेश्चन जो लगाना। डायग्राम्स वगैरह होते हैं वो कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? अगर हम लोग हर कॉन्सेप्ट के बाद उसको समझने के लिए कोई फ्लो चार्ट बना लें या डायग्राम बना लें तो क्या वो हेल्प करता है?
यस मैम करता है, और मैं तो बनाती हूँ, डायग्राम्स भी मैं बनाती हूँ। और डायग्राम्स में जो एनसीईआरटी की बुक होती थी, कभी कभी अगर कॉपी में नहीं बनाया उस डायग्राम को, तो उसी में लाइन करती हूँ कि यहाँ ये लिखा हुआ है, उसमें देखती हूँ कि इधर ये है और ये इसका ये वाला पार्ट है, सेल का स्ट्रक्चर सब, क्योंकि लेबल करने को आ जाता है, कभी कभी आता है। और ज्यादा से ज्यादा पूछ लेता है कि इधर ये पूछता है, मतलब ज्यादा से मुझे लेबल करने के लिए कभी मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे दे, वैसे वो ऐसे सवाल बनाते ही नहीं, इसकी जगह वो करते कि वहां पर वो ब्लैंक कर देते हैं और बताते हैं कि इस यहाँ पर जो होगा इसका फंक्शन क्या है, तो वो बताना रहता है। तो वो तो आपको तभी पता रहेगा जब वो आपको उसका पार्ट पता रहे, और वो पार्ट पता है तो उसका फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन आप देख सकते हैं। तो ये चीजें वैसे याद होगी, आप डायग्राम बनाए, वैसे डायग्राम तो बच्चे बनाते ही हैं बायोलॉजी में। और फ्लो चार्ट्स की बात है तो जैसे कुछ चीजें होती हैं, जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो लास्ट के चैप्टर्स होते हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उसके फ्लो चार्ट बना के आप अपने घर पे वॉल पे लगा सकते हैं, ताकि आप रोज सुबह उठ के देखें, क्योंकि मेडिसिन के नाम याद नहीं रहते, तो फिर वो सब याद रखना रहता है कि वो कैसी, कौन सी नैरो स्पेक्ट्रम की है, कौन सी ब्रॉड स्पेक्ट्रम की है। तो वो सब चीजें आपको तभी याद रहेंगी जब आप उसको बार बार लिखे, एक बार पढ़ने से नहीं होगा। अब वो भी आप रोज देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जो चीजें ज्यादा टफ हो जाती है उनको आप अपने घर पे कहीं पर भी चिपका करके देख लें, और रोज रोज देखें। रोज रोज देखने से, जैसे बोटानिकल नेम्स हो गए, वो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो भी नहीं याद रहते। कभी कभी बोटानिकल नेम्स देख करके उसके फंक्शंस पूछता है, अगर आपको पता ही नहीं कि ये बोटानिकल नेम के साथ ये कौन है, तो फिर आप कैसे बताएंगे, तो फिर इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है। अच्छा, इस बार का जो पेपर आया था उस पे आपका क्या व्यू है? जैसे आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, और इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर था, तो क्या आप किसी वजह से सरप्राइज हुए थे, या जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था पेपर वैसे ही आया था? और क्या आपने ट्रेंड्स देखे इस बार के पेपर में? जैसे बायो थोड़ा इजी था, और तो बायो सब सारे बच्चों के लिए इजी था, तो सबने पहले ही कंप्लीट कर लिया बायो। और बायो के बाद फिजिक्स नॉर्मल, जैसे हर बार हर साल आती है वैसी होती है। इस बार केमिस्ट्री ट्रिकी थी थोड़ी सी, सबके हिसाब से थोड़ी सी ट्रिकी थी। हालांकि मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ है, एक ही क्वेश्चन, वो बहुत ही सिली मिस्टेक से गलत हो गया, वो कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, लगभग वो सारे बच्चों का सही ही होगा। तो वरना मुझे केमिस्ट्री बहुत ज्यादा ट्रिकी इसलिए लगी क्योंकि मैं केमिस्ट्री में अलग सा इंटरेस्ट रखती हूँ, तो वो मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मुझे केमिस्ट्री टफ नहीं लगी। लेकिन वो थी ट्रिकी क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ही अलग से आए थे, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। पेपर लेंदी हो जाता है, पेपर टफ हो जाता है, पर ट्रिकी नहीं होता, क्योंकि जो कोचिंग सेंटर्स भी थे वो लोग उन सबकी आंसर की अलग अलग लग रही थी, मैच नहीं कर रही थी। और जब तक फाइनल नहीं आई, फाइनल के बाद भी एक प्रोविजनल, पहले प्रोविजनल आई फिर फाइनल में भी चेंज हुआ, उन लोगों ने भी केमिस्ट्री का सेशन चेंज किया, जो कि पहले मेरा गलत हो रहा था पहली वाली आंसर की से, बाद में वो सही हो गया, जो कि मुझे लग रहा था कि मेरा सही है, तो वो बाद में सही पता चला। तो केमिस्ट्री थोड़ी सी थी, क्योंकि उसके बावजूद, और उसके बाद रैंक्स ऐसे भागी पीछे सारे बच्चों की कि 690 पे तो बच्चे बहुत पीछे पहुंच जा रहे हैं, और मेरा 705 पे मार्क्स रैंक पीछे भाग रही थी। तो फिर पता चल रहा था कि इस बार तो है, थोड़ा सा लगा कि बच्चों ने मेहनत की थी। अब बच्चे मेहनत करे, पेपर धीरे धीरे और भी टफ, बच्चे जान चुके कि सारे बच्चे लगभग अब मेहनत कर रहे हैं, तो आगे चल के और टफ होगा, तो आपको तैयार रहना चाहिए। और ये सब सोचना चाहिए कि आप जिस समय रिलैक्स कर रहे हैं शायद कोई बच्चा पढ़ रहा हो, तो ये सोच के पढ़ते रहना चाहिए। ओके ओके, मतलब कि आराम हराम है वो वाली बात लग रही है यहाँ तो मुझे, कि अगर आपको नीट का एग्जाम क्लियर करना है तो बस लग के पढ़ाई करो। हाँ, तो आप तो इस बीच फिर कहीं नहीं जाते होगे, किसी से नहीं मिलते होगे, पूरा टाइम पढ़ाई करते रहते होगे? हाँ, मैं वैसे मैं लोगों से ज्यादा मिलती भी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं लगभग उस समय मेरे घर में भी कोई नहीं आया, और मैं बाहर जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। कौन जाए, इतना टेंशन रहता है, कौन बाहर जाए घूमने की, कोई बात नहीं, मैं कहीं घूमने नहीं गई थी। अब घूमना मुझे इतना पसंद भी नहीं है, लेकिन मैं कहीं घूमने नहीं गई, ये मैं कहूंगी कि मैं घूमने नहीं गई बाहर, तो अच्छा, और ठीक। इसके अलावा आपने अपना सोशल मीडिया वगैरह डिलीट कर दिया था? आपने कभी इंस्टाग्राम वगैरह यूज किया बीच स्पीच? मैंने अभी तक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया भी नहीं है। तो ओके। और फेसबुक अकाउंट मैंने 8th क्लास में बना, 8 नहीं 7th क्लास में एटलीस्ट बनाया था, सबको देख करके कि सारे बच्चे फेसबुक बना रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने उसे डिलीट भी कर दिया उसी 1-2 साल में। तो मैं कोई सोशल मीडिया से अटैच नहीं हूँ। व्हाट्सएप है, उसमें भी बस पापा मम्मी का नंबर है, वो भी वो भी मैं जैसे कोई फाइल्स है तो उसको स्टोर करके रख, जैसे कोई पेपर आ गया तो मैं उसमें डाल दिया, और एडमिट कार्ड हुआ, ये सब चीजें डालने के लिए मैं उसको यूज करती हूँ। वरना मैं कोई सोशल मीडिया वाली बच्ची हूँ नहीं, मैं भी ज्यादा सोशल मीडिया नहीं यूज करती। कार्टून देखती हूँ, मुझे पापा मम्मी का फोन मिल जाता है तो फिर मैं कार्टून देखने लग जाती हूँ, वो मुझे थोड़ा पसंद है। लेकिन फिर भी मैं उसे भी अवॉइड ही करती हूँ, और वो कोई कितना देखे, कोई इंसान बोर हो जाता है देखते देखते।
वाह, आजकल के टाइम में तो ये बहुत ही हैरानी की बात है कि आपकी एज की एक लड़की सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर है, कि आपका किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे कोई अकाउंट नहीं है, और आपने कहा कि व्हाट्सएप पे भी आप ज्यादा किसी से बात नहीं करते। और कभी स्टडी मटेरियल वगैरह कहीं से चाहिए हो, जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया पे पेजेस होते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहां से आप पढ़ाई कर सकते हो, तो कभी आपने ऐसे ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करे? हाँ वो यूज किए, पर वो पापा अपने अकाउंट से तो खरीद देते हैं ना, तो फिर वो पापा काम कर देते हैं, थोड़ा पेरेंट्स को भी काम करने देना चाहिए, तो फिर वो लोग से बुक्स खरीद लेते हैं, उनको इस चीज के लिए यूज किया जा सकता है, ताकि वो आपके लिए बुक्स आप बता दें उनको, वो आपके लिए वैसी बुक्स इंटरनेट साइट से खोज करके दे देंगे पेरेंट्स। आप उनकी सही हेल्प। बात। और यूट्यूब वगैरह पे लेक्चर सुनते थे आप कभी, या जैसे कुछ समझ नहीं आया तो फिर आपने वो सर्च करा यूट्यूब पे और फिर सुन लिया? हाँ जैसे कभी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर उसमें मैं सर्च कर लेती थी, लेकिन फिजिक्स का मुझे कोई डाउट नहीं तो मैं अपने पापा से ही पूछ लेती थी, क्योंकि वो भी फिजिक्स के टीचर है, तो फिर वो मुझे बता देते थे। और रही बात बायो की और केमिस्ट्री की, तो अगर कोई क्वेश्चन डाउट में रहता था तो फिर उसको सर्च कर लेती थी, वरना मैं बुक में भी ढूंढती थी उसको, जब तक मुझे मिल ना जाए तो फिर मैं दूसरी टाइम ना वेस्ट हो इसके लिए मैं थोड़े मोड़े एप्स देख लेती थी यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे दिख जाता है। हाँ यूट्यूब का यूज इसमें कर सकते हैं। तो मैं ये पूछ रही थी कि सिली मिस्टेक्स अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? मैम आप अगर आप कोई क्वेश्चंस थोड़े से आपको लगे कि ये थोड़े से लेंदी है, तो आप उसे दूसरी बार पढ़ ले। मैंने ये नहीं किया, मुझे पता चला था कि मुझे एक बार इसे और पढ़ लेना चाहिए, और मैंने फॉस्फोरिक एसिड को फॉस्फोरस एसिड पढ़ लिया, तो मैं अपने मन से ही इसे प्रिडिक्ट करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो वो गलत हो गया केमिस्ट्री का, बल्कि वो नहीं होना चाहिए था, मैंने सब कुछ ध्यान दिया बस उसी को छोड़ दिया। तो फिर वो थोड़ा सा था मेरी मिस्टेक थी, और अगर मैं उसे ध्यान देती तो पक्का सही हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं। तो वो मैं बोलना चाहूंगी कि मेरी जो गलती हो ताकि वो दूसरे बच्चों के साथ ना हो। तो अगर आपको लगे कि क्वेश्चन कोई स्टेटमेंट बेस्ड है और आपको लगे ये थोड़ा बड़ा है, तो आप इसे 2 बार पढ़ लें, एक बार ना पढ़े, दो मतलब एक बार आप कंप्लीट कर ले पेपर, उसके बाद दूसरी बार भी आप स्टेटमेंट बेस्ड को और असर्शन रीजंस को देख लें, क्योंकि टाइम बच जाता है। मेरे भी पेपर में बहुत टाइम बच गया था, तो अगर मैं बबलिंग नहीं की होती तो फिर मैं उसको सही भी कर सकती थी, मुझे पता चल रहा था कि हो गई है गलती। तो नेगेटिव मार्किंग ना हो, जैसे कि एक नंबर कटता है ना शायद एक गलत आंसर पे, तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पेपर सॉल्व करने की? मैम नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए आपको तो जितनी बार आप पहले से तैयारी करके रहें ताकि आपको पता रहे आप सही हैं, ऊपर से क्वेश्चंस लगाते समय फुल अटेंशन होनी चाहिए, इस चीज की प्रैक्टिस रहे कि आप पेपर दे रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा ना हो। पेपर पढ़ते समय आपका पूरा ध्यान रहे, आप एक एक वर्ड को कैच करें ताकि आप जल्दी जल्दी सॉल्व करें, और कभी कभी बहुत तेज नहीं सॉल्व कर देना चाहिए। मैंने जल्दी ही पेपर सॉल्व कर दिया, अगर मैं उसे थोड़ा सा स्लो कर देती तो सही रहता, और टाइम भी बच गया था। फ्लो फ्लो में पेपर मुझे ठीक लगा तो फिर मैंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। और अगर आप थोड़ा सा धीरे, और सिली मिस्टेक्स का ये रहता है कि अगर आप कभी कभी होता है कि आपसे कोई सिली मिस्टेक्स नहीं होती और कभी कभी हो जाता है, तो फिर एक दो गलतियां तो हो जाती हैं, लेकिन आपको एक गलती से ज्यादा बहुत गलतियां ना हो जाए, इस चीज का ध्यान देना चाहिए। और ये ध्यान देने के लिए आप पहले से तैयारी रखें, ताकि आपको पहले से पता चले कि ये वर्ड्स मुझे पता है और यहाँ पर क्या होना चाहिए मुझे पता है। जब आप देखेंगे तो आपको गलत पता चलेगा कि इसमें कुछ गलत लिखा हुआ है या कुछ सही लिखा हुआ है, तो फिर सिली मिस्टेक इससे कम होंगी। सिली मिस्टेक्स होती है ज्यादा जब आप अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो कैलकुलेशन पे क्योंकि हमारे पास पेपर में बहुत कम स्पेस होता है, हमें कोई अलग से रफ पेज नहीं दिया जाता, उसी पेपर में सॉल्व करना रहता है। 200 क्वेश्चन है उसी पेपर में सॉल्व करना है, उसी के बगल में, तो पूरा पेपर रंग जाता है, अजीब सा हो जाता है कि क्या कर दिया, कुछ पता नहीं चलता। तो आप जिस समय कर रहे हैं तो आप छोटा छोटा लिखने की आदत दें, और घर पे बैठते समय जब पेपर देते हैं तो उसी समय ध्यान दें कि आप कोई अपने से ना पेपर ना ले, कोई रफ पेज ना ले, उसी पेपर में जो आपने दिया है उसी के साइड में, जैसे आपके पास बुक्स रहती है, मैंने भी दिशा पब्लिकेशन की बुक ली थी सैम्पल पेपर की, तो मैं बुक के साइड में ही क्वेश्चन का रफ रफ कर लेती थी, ताकि मुझे पहले से प्रैक्टिस रहे कि मैं क्वेश्चन पेपर में रफ करना सीख जाऊं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम होगी ये बाद में चल के, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बुक्स के साइड में ही रफ कर लेती थी और सॉल्व करती थी, वैसे ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए। अच्छा, तीनों सब्जेक्ट्स जो होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उनमें सबसे ज्यादा लेंदी पेपर आपके हिसाब से कौन सा होता है, सबसे लेंदी सेक्शन? मैम जो ये पेपर लेंदी हो जाता है वो हमेशा डिपेंड करता है कि एनटीए ने इस साल क्या डिसाइड किया है। अगले साल बायो था तो उससे पिछले साल कुछ रहता है, फिर इस साल केमिस्ट्री ट्रिकी हो गया और थोड़ा सा वो हो गया, तो लेंदी वो कोई भी पेपर हो सकता है, कोई भी सेक्शन हो सकता है। फिजिक्स तो टफ बोलते हैं, लेंदी नहीं बोलते फिजिक्स को,
फिजिक्स के लेंथी वर्ड हम लोग बायोलॉजी और केमिस्ट्री के लिए नॉर्मली यूज कर देते हैं, तो वो एनटीए डिसाइड करता है कि वो क्या डिसाइड करने वाला है, वो कैसे आपको झटका देने वाला है ये। लेकिन ये तो पक्का रहता है कि पूरे सेक्शन में से कोई एक तो लेंथी रहेगा ही। तीनों सेक्शंस को, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, उनको एक ही तरीके से देख के चलना है कि सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन होने के लिए लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजी हो जाता है। अगर आपके बायोलॉजी में ज्यादा नंबर रहेंगे तभी आप 600 प्लस क्रॉस कर पाएंगे। अब तो 605 प्लस चाहिए रहता है जनरल कैटेगरी में, ताकि आपको एमबीबीएस सीट मिल जाए। हाँ, मैंने ऐसा सुना है कि बायोलॉजी में वो जो जूलॉजी और बॉटनी वाला जो सेक्शन होता है वो बहुत ज्यादा लेंदी आता है, और आई थिंक उसके क्वेश्चंस भी बहुत लेंदी लिखे होते हैं, तो वो पढ़ने में, उनको सॉल्व करने में इसलिए टाइम लगता है। इज दैट करेक्ट? मैम बायो की, अगर आपने बायो की एनसीईआरटी बहुत बार पढ़ रखी है तो आप जल्दी जल्दी उसे पढ़ सकते हैं, वो टाइम नहीं लगता। अगर आपने कभी बुक्स को, वही मैं बोलूंगा, अगर आपने बुक को एक बार पढ़ा है तो आपको पढ़ने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन आप जब पढ़ने की रीडिंग हैबिट होना तो बचपन से इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपकी रीडिंग हैबिट सही रहेगी तो आप हर चीज में जल्दी स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको एक बुक पढ़नी है, फिर 2 बुक, 3 बुक, कितनी बुकें पढ़नी पड़ेंगी, तो उसके लिए आपको फास्ट होना पड़ेगा ताकि आप सारे वर्ड को कैच कर पाए। इसलिए आप अगर 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपको लगेगा कि आपको रीड करना कोई कठिन काम नहीं है। और आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाएंगे 200-200 क्वेश्चंस की, तो फिर आप जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो मेरा ये मानना, 3 आवर 20 मिनट्स दिया गया है, तो फिर उनको पता ही रहता है कि इतने में एक एवरेज बच्चा भी इस पेपर को पूरा पढ़ सकता है। तो क्वेश्चंस तो बहुत कम बच्चों से छूटते हैं, नहीं आते तभी छोड़ के आते हैं, वरना क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा ऐसा होता होगा जिसने तैयारी नहीं की हुई है पहले से, अगर उसने सैंपल पेपर्स नहीं लगाए हुए तब उसको ऐसा लगेगा कि ये बहुत बड़ा है, वरना पेपर बड़ा नहीं लगता, नॉर्मली लगता है हमारे लिए तो। आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे या आपने कुछ क्वेश्चंस छोड़े थे? नहीं मैम, मैंने छोड़े नहीं थे, मेरे वही टोटल 3 क्वेश्चंस गलत हुए, तो फिर मेरे 705 मार्क्स आए 720 में, और मैंने छोड़ा नहीं था कोई क्वेश्चन। आपने सारे अटेम्प्ट करे थे, तो आपको सबसे ज्यादा लेंदी कौन सा लगा था, जिसमें आपको लगा था कि पता नहीं ये तो क्या, कब होगा, कैसे होगा इतनी जल्दी? जब मैं लेंदी की बात करूँ तो मैं मेरी स्ट्रेटेजी पेपर के वक्त ऐसी रहती है, मैं सबसे पहले बायो कर लेती हूँ, ताकि एटलीस्ट बायो तो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जितना केमिस्ट्री और फिजिक्स को मिला करके होता है उतने ही सवाल होते हैं अकेले बायोलॉजी में। तो एक चीज श्योर रहती है कि मैंने इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लिए, 90 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट कर लिए अपने, जितने करने रहते चूज करने रहते, तो सेक्शन बी भी हो गया है, तो मैंने ये पूरा अपने अटेम्प्ट कर लिया है, तो इसलिए मैं सबसे पहले बायो करती हूँ। उसके बाद मैं फिजिक्स करती हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, और अगर आप लास्ट के वक्त में क्वेश्चंस में जिसमें सॉल्व करने, कैलकुलेशंस करनी रहती है, करेंगे तो ज्यादा मिस्टेक होने की चांस है, इसलिए मैं सेकंड नंबर पर फिजिक्स करती हूँ। और लास्ट में केमिस्ट्री इसलिए करती हूँ, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो फिर मैं उसको आराम से, टेंशन के साथ भी मैं उसे आराम से कंप्लीट कर सकती हूँ। तो लास्ट के वक्त में मुझे भी, जब मैं फिजिक्स कर रही थी और फिजिक्स मेरा कंप्लीट हो गया, तो फिर मुझे डर लग रहा था, क्योंकि कि क्या पता मेरे पेपर कुछ छूट जाए। डर लगता है, अगर आपके पास पूरा घंटा बचा हुआ, आप अभी शुरू करें तब भी डर रहता है मेरा पेपर छूट ना जाए। उस समय अलग ही रहता है। जब आप पेपर देने रहते हैं, आपके हाथ में पेपर आता है, तो फिर आपको डर सा लगता है कि पेपर कैसा होगा, अब मेरी जिंदगी डिसाइड होने वाली है, तो फिर वो तो बहुत डर का माहौल रहता है। और मेरे साथ भी डर था, मैं भी बहुत डर गई थी पेपर को लेकर के। फिर मैं धीरे धीरे जब करने लगी तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा। और जब ज्यादा कॉन्फिडेंस होना भी सही नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है तो फिर तब और गलतियां होती हैं, सिली मिस्टेक होती है, इसलिए लास्ट तक आपको कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट रहता है। तो कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट तक बने रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा वो सेक्शन बहुत इजी है, तो फिर आप सोचते हैं तो हम सारा पेपर कर लेंगे, लेकिन वही सेक्शन नहीं डिसाइड करता, तो इसलिए तैयार रहना है। आपने फर्स्ट सेक्शन किया, फिर दूसरा सेक्शन, फिर तीसरा सेक्शन, अब इस हिसाब से पूरा कंप्लीट कर लें, तो थोड़ा सर, सा ऐसे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पे आप बहुत अच्छे से फोकस करो, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए स्कोरिंग हो जाएगा, या फिर ऐसा भी होता है कि आपको नहीं पता होता कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे? मैम ऐसा होता है, जो टॉपिक्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, जैसे सबसे ज्यादा सवाल इकोलॉजी से आते हैं। इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इससे सवाल बहुत आते हैं, तो अगर आप इकोलॉजी अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं तो आप 10 क्वेश्चन बेसिस रहता है कि बहुत इकोलॉजी से बहुत सारे सवाल आते हैं। तो सेक्शन इस बार तो जूलॉजी और बॉटनी दोनों में का इकोलॉजी के सवाल डाल दिए थे, तो इकोलॉजी इंपॉर्टेंट रहता है, इकोलॉजी सबसे ज्यादा उसका वेटेज रहता है, इकोलॉजी रहता है। फिर सारे चैप्टर्स रहते हैं, उनमें बता दिया जाता है इसमें सबसे कम आएंगे, और कुछ में से 1 चैप्टर है, वन वन क्वेश्चन आते हैं, वरना वो भी नहीं आते। तो वो क्वेश्चन, उनसे ज्यादा आप किसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दे, वो आपको इंपॉर्टेंट है, तो मैं इकोलॉजी को प्रायोरिटी देती थी।
उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो फिर मैं सोचती थी, और ऐसे रहा केमिस्ट्री में, उसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनसे क्वेश्चन गलत होने के भी सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, और सबसे ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन भी इन्हीं से आने के चांसेस रहते हैं। तो फिर मैं उस पर ज्यादा ध्यान देती थी। कैलकुलेशंस तो नॉर्मली कर लेते हैं, जो क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं वो तो कैलकुलेटिव एक ही वे रहता है सॉल्व करने का, लेकिन जब आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सोच रहे हैं तो फिर उसमें कुछ चेंज भी हो सकता है। इसलिए पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को, इन चैप्टर्स को ज्यादा ध्यान देना चाहिए केमिस्ट्री में। और फिर फिजिक्स में भी ऐसे चैप्टर जैसे सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर से हमेशा एक लॉजिक गेट का सवाल फिक्स रहता है, तो आप वो लॉजिक गेट का सवाल फिक्स करके जाए पहले से ही, ताकि आपको पता रहे कि आप वहां पर एटलीस्ट 5 मार्क्स तो स्कोर, 4 मार्क्स तो स्कोर ही कर लिए। एक लॉजिक गेट का सवाल, लॉजिक गेट्स का सवाल आता है फिजिक्स से, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो आपको पता चल जाता है कि ये सवाल तो पक्का आएंगे, कुछ सवाल तो पक्का रहता है। जैसे लॉजिक गेट से फिजिक्स में एक सवाल आने वाला है, और फिर केमिस्ट्री से पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक में से तो पक्का तो बहुत सवाल आ जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद लास्ट में केमिस्ट्री में इकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चैप्टर्स रहते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, वो तो पता चल जाता है। पेपर्स देखेंगे प्रीवियस, इसलिए प्रीवियस इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस से पता चलता है कि पेपर का पैटर्न कैसा है। तो जैसे कि आपने बताया कि ये सारे कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो क्या ऐसी कोई बुक्स वगैरह से आपको पता चल जाता है कि ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो हम ये पढ़ लें, या ये कैसे पता चलता है? मैम जो बुक्स रहती है ना, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बुक्स आती है, उसमें भी दे देता है, सिलेबस वाइज डिवाइड कर देता है कि इससे इतने सवाल आएंगे। वो एक प्रिडिक्ट कर देता है पहले से ही कि ये सवाल आएंगे। तो बुक्स में होता है, बताते हैं, कुछ बुक्स में होता है। मैंने जो सैम्पल पेपर लिया था दिशा का, उसमें भी आगे लिखा हुआ था कि ये मैंने सैम्पल पेपर लिया था सिर्फ पेपर वाला, बहुत सारा, उसमें ढेर सारे पेपर दिए हुए थे, 10-20 वाले पेपर्स होते हैं, तो 10-20 पेपर्स रहते हैं उसमें। तो उसके आगे दे देता है कि केमिस्ट्री में इससे इतना आएगा, बायोलॉजी में इकोलॉजी का इतना वेटेज है, तो वो वेटेजेस दे देता है। तो वो आपको पता होना चाहिए कि सिलेबस कैसा है। हाँ, स्प्लिट अप सिलेबस तो सबको पता होना चाहिए कि इससे इतना सवाल आएगा, तो आप प्रिपेयर रहेंगे। उस चीज को ज्यादा बार पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। आपको दिशा के सैम्पल पेपर से कैसे हेल्प मिली अपनी तैयारी में? मैम मैंने एटलीस्ट 2 मंथ पहले मैंने बुक्स मंगाई थी, पेपर से 2 महीने पहले, और उसको मैंने कंप्लीट किया था। सबसे पहले मैंने पेपर, जब पहला पेपर दिया था तो उसमें मेरे 600 प्लस थे नंबर, अराउंड 630-640 मार्क्स थे, कम थे। तो फिर मैं उसको इंक्रीज कर रही थी, तो पहले 630 मार्क्स, फिर 640, फिर 650, 60, 70, 80, 90, 700 भी पहुंच जाता है। तो वो सीरीज तभी आप देख पाएंगे अपने पेपर के वक्त 600 प्लस मार्क्स, और उससे ज्यादा जब आप उस पेपर को कंप्लीट करेंगे। तो फिर मुझे उससे पता चल रहा था कि मेरे पहले पेपर में इतना पेपर के साथ मुझे पीछे ओमार भी मिली थी, ओमार शीट भी मिली थी, तो फिर मैं उसका भी यूज उसके साथ कर रही थी कि मैंने उसको निकाल लिया था। और फिर मैं, जब मेरा सवाल कंप्लीट हो जाते थे पूरे, मतलब जो सेक्शन मैंने किया, उसके बाद मैं उसकी बबलिंग भी कर लेती, उसके बाद में उसे मैच भी कर लेती। उसमें सोल्यूशन भी दिया हुआ था कि जो आपका सवाल गलत हो गया है तो आप उसमें चेक कर सकते कि इसका क्या रीजन था कि ये सवाल गलत हो गया। तो मेरे पास वो दिशा की बुक थी और मैंने उसको कंप्लीट की थी। ओके, दैट्स ग्रेट। तो रिवीजन के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे आप, कैसे रिवीजन करना चाहिए हमें? मैम रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना लेने चाहिए, ताकि आप हर वक्त, मैंने पेपर से 2 दिन पहले क्या करते हैं बच्चे, पूछते हैं कि 2 दिन पहले, सब सोचते हैं कि 2 दिन पहले क्या करें, टेंशन ले कि बैठ करके कुछ देख लें। तो उसके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स बना ले। तो मैंने भी पेपर से पहले, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता था कि कब सबसे बार ऐसा ही कुछ पूछा गया है, तो फिर मैं उसको कंप्लीट कर लेती थी और मैं उसको पढ़ा रही थी। और मैंने ये किया भी था, 2 दिन पहले मैं टेंशन लेने के बजाय ये कर रही थी कि जल्दी जल्दी आगे आगे पढ़ लूँ कि क्या है ये इंपॉर्टेंट। तो उससे ये शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए, रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स अच्छे होते हैं। जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स बनाए जाते हैं, हालांकि फिजिक्स में तो आप क्वेश्चन ही लगाएं तो ही आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, नॉर्मल फिजिक्स का पेपर होता भी है। अच्छा, लास्ट के 2 महीने की स्ट्रैटेजी शेयर कीजिए हमसे अपनी। आपने लास्ट के 2 महीने में क्या किया, कैसे किया, कितने घंटे क्या पढ़ा? मैम मैं लास्ट के 2 महीने तो सिर्फ पढ़ती थी और मैं कुछ भी नहीं करती थी। तो मैं लास्ट के 2 महीने की मेरी स्ट्रैटेजी थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं 6:30 के अराउंड उठ जाती थी, 12 बजे सो जाती थी। तो जब 6:30 पे उठती थी तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी जितनी मेरी रहती थी, मैं अपनी सारी बुक्स अपने बेड पे ही रखती थी, अपने साइड में लगा थी कि आज मुझे, मैं पहले रात में सोते समय डिसाइड करी थी कि आज सुबह मुझे क्या पढ़ना है। सबसे सुबह उठ के कौन सा टॉपिक मैं सबसे जल्दी रिवाइज करने वाली हूँ और क्या मेरा सबसे बार गलत होता है। तो मैं सबसे पहले रिवाइज करती थी 9 बजे तक, फिर मैं खाना खाती थी, ब्रेकफास्ट करती थी, और उसके बाद फिर मैं पेपर देती थी। लास्ट के 2 मंथ में रोज 2-2 पेपर देती थी,
ताकि मेरी प्रैक्टिस ज्यादा हो जाए और मुझे सारे टाइप के सवालों के बारे में पता चल जाए। तो मैं 2-2 पेपर रोज देती थी और फिर मैं उनकी फुल एनालिसिस भी करती थी, और जो गलत होता था उसको फिर एनसीईआरटी से पता करती थी कि क्यों गलत है। ओके, गुड। और मॉक टेस्ट आपने कितने दिए होंगे करीबन आपके हिसाब से? मैम अराउंड 2 दे दी थी, 1 महीने में तो 30 दिन होते हैं, तो लगभग 100-200 तो दे ही दिया होगा, बहुत दे दिया था। बहुत मॉक टेस्ट में ऑनलाइन भी जो साइट्स होते हैं वहां से भी बहुत सारी डाउनलोड कर ली थी। मैंने बताया कि मैंने दिशा की बुक्स भी रखी थी, उसमें भी 10-10 थे, तो वो सब कंप्लीट कर दी। तो मेरे लिए पेपर देना आसान हो गया था। एक वक्त तो मैं आराम से बैठ के पेपर दे देती थी, टेंशन के बिना। कभी कभी 2-2 घंटे में भी कंप्लीट कर लेती थी, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई थी क्वेश्चन की इतनी ज्यादा। और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितना ज्यादा रिवीजन करने का बेस्ट मेथड होता है कि आप क्वेश्चन से रिवीजन करें उस टॉपिक की। तो फिर वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास सैम्पल पेपर्स हो। तो अच्छा, अब इतना कुछ आपने सब कुछ बताया सारी चीजें, तो आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, जिसकी मेमोरी बहुत ही अच्छी है, सिर्फ वही नीट क्लियर कर सकता है, या अगर कोई एवरेज स्टूडेंट भी है पर वो मेहनत करने को तैयार है, तो क्या वो नीट का पेपर निकाल सकता है? मैम कोई भी नीट का पेपर या कोई भी पेपर कोई भी बच्चा निकाल सकता है। कोई हम किसी बच्चे को ब्रेव या इंटेलिजेंट तभी डिसाइड करते हैं जब वो मार्क्स लाता है और वो दिखाता है कि वो उस फील्ड में अच्छा है। उस फील्ड में अच्छे होने के लिए आपको, और वो बच्चा भी वही काम करता है जो एक एवरेज बच्चे को करना चाहिए। नॉर्मली बच्चे सारे उसी दिमाग के साथ होते हैं, थोड़ा सा अंतर रहता है। किसी को चीजों को 15 मिनट लगता है तो कोई 5 मिनट में ही समझ लेकिन बात होती रहती है। तो अगर आप थोड़ा चीजें धीरे समझते तो आप उसको ज्यादा उससे दूसरे बच्चे से ज्यादा टाइम में पढ़े और थोड़ा सा अपना बैठे। वरना एवरेज बच्चे तो आराम से कोई भी पेपर, ये कोई बात नहीं है कि एवरेज लो स्कोरर भी आराम से हाई स्कोर कर सकते हैं। और बचपन में मैं भी बहुत इंटेलिजेंट बच्ची नहीं थी। मैंने धीरे धीरे डिसाइड किया था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो फिर डॉक्टर बनना है तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे भी पढ़ना पड़ेगा। मैं भी एक एवरेज बच्ची ही थी, मैं भी कोई बचपन से ये नहीं था कि टॉप ही रहूं। मैं धीरे धीरे अपना स्कोर इंप्रूव करने पर विश्वास करती हूँ। जो बच्चे धीरे धीरे ही स्कोर इंप्रूव करते हैं वो जल्दी सक्सेस पा सकते हैं, एवरेज बच्चे आराम से कर सकते हैं। बस उनको ये रहता है कि मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो मेहनत करने पे बिलीव करेंगे तो फिर वो आराम से स्कोर कर सकते हैं कोई भी पेपर। ये कोई भी नहीं डिसाइड किया है कि सिर्फ तेजी बच्चे ये काम कर सकते हैं, कोई भी बच्चा कोई भी काम कर सकता है। बस हौसला होना चाहिए। लास्टली, जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो करंटली सोच रहे हैं कि वो आगे जाके ये पेपर देंगे, तैयारी कर रहे हैं या करना स्टार्ट करेंगे तैयारी, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए ये है कि डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रहना चाहिए और अपना टारगेट डिसाइड रखना चाहिए कि हमें यही काम करना है। और सिलेबस कंप्लीट करके फिर रिवीजन पे भी ध्यान देना चाहिए, सैम्पल पेपर्स भी कंप्लीट करने चाहिए। और रोज कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। ये नहीं रहता कि आप 10 दिन पढ़ रहे हैं और उसके बाद 1 महीने पढ़ ही नहीं रहे हैं। वो किसी काम का नहीं, वैसी पढ़ाई किसी काम की नहीं होती है। तो हर बच्चे को लगभग रोज अपना मतलब लाइफ का एक पार्ट बना लेना चाहिए पढ़ाई को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और सारे बच्चे पूरी तैयारी करके पेपर में बैठेंगे तो आपको भी उनके हिसाब का होना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको रोज पढ़ना चाहिए और जो भी आपने टाइम टेबल बनाया उसे फॉलो करना चाहिए और रोज पढ़ाई करनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज रोज जैसे आप रोज खाना खाते हैं वैसे रोज पढ़ाई करेंगे तो आप पक्का कोई भी पेपर क्लियर कर लेंगे। दैट इज सो ग्रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूजफुल इंसाइट्स दिए आपने हमें नव्या आज, और मुझे तो खुद बहुत कुछ सीखने को मिला आपकी बातों से। जैसे कि आपने इतनी सारी बातें हमें बताई कि ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना क्यों पढ़ रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि आगे तो और भी पढ़ना है, तो पढ़ने की आदत डाल लो तो ज्यादा अच्छा है, बजाय कि बर्डन लेके पढ़ो, प्रेशर लेके पढ़ो। तो अभी फटाफट से हम समराइज करते हैं आज के इंटरव्यू को, ताकि कोई अगर एंड में देखे तो वो फटाफट से देख ले सारे इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या डिस्कस की। तो सबसे पहले क्या हमारा क्या रूटीन होना चाहिए, किस तरह से हमें पूरा कवर करना चाहिए सिलेबस? तो आपको एटलीस्ट 4 मंथ पहले अपना पूरा सिलेबस 2-3 बार कंप्लीट कर लेना चाहिए। एनसीईआरटी आपको 3 बार तो एटलीस्ट पढ़नी चाहिए ताकि वो आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। और ये आसानी से जगह जब आप एक बार उसको अच्छे से पढ़ेंगे तो 2-3 बार आप उसे आराम से पढ़ लेंगे। और फिर आपको सैम्पल पेपर्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और जितना हो सके उतने सारे पेपर सॉल्व करने चाहिए ताकि आप पहले से प्रिपेयर रहे क्वेश्चन के लिए। आपको पेपर का पैटर्न भी पता होना चाहिए और कैसे क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे ज्यादा बार रिवाइज करना चाहिए। और आपको पता है किस टॉपिक से सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन बन सकते हैं और आप उन टफेस्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करें। हर टाइप के क्वेश्चन लगाने आने
आनी चाहिए और हर टॉपिक को कवर करना चाहिए। एक नीट एस्पिरेंट के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात होनी चाहिए कि उसे हर टॉपिक को क्लियर कवर करना है। एक दो टॉपिक से हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि यहाँ पर 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 क्वेश्चंस है तो सब कुछ ध्यान देना पड़ता है। और PYQ सॉल्व करना क्यों जरूरी है नीट एस्पिरेंट्स के लिए? मैम PYQ से कभी कभी क्वेश्चंस सेम आ जाते हैं, या तो फिर कुछ चीजें चेंज करके वैसा ही क्वेश्चंस बना दे। तो PYQ से आपको पता रहेगा कि ऐसा ही पेपर का पैटर्न होता है। अगर आपको पेपर का पैटर्न समझना है तो PYQ देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मुझे लगता है कि PYQ तो सारे बच्चों को देना चाहिए और उसे कंप्लीट कर लेना चाहिए। पेपर से पहले आप उसे कर सकते हैं। और कॉन्फिडेंस टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज अगर PYQs मिल जाए तो वो कैसे यूजफुल होता है? मैम आप जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके साथ वो सवाल भी लगा लेंगे तो आपको उस समय याद रहेगा कि इस तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो आप अगर आपके पास कोई बुक है जिसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर के, तो आप अपना टॉपिक कवर करें, उसके साथ ही आप प्रीवियस ईयर का वो टॉपिक भी कवर करें। सब कुछ एक साथ करने से अच्छा है आप जो टॉपिक आज पढ़े हैं 11th क्लास में, 11th क्लास के आपने आज ये टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, किसी 12th क्लास के तो इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर का पॉइंट पढ़ा है, तो आप उसे कंप्लीट कर ले उसी के साथ। तो ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा, ताकि आप ये ना डिसाइड करें कि आप साथ साथ कैसे चल सकते हैं 11th और 12th के साथ। और आप जैसे भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ चलने के लिए चैप्टर वाइज कर सकते हैं। और जब सारा सिलेबस खत्म हो जाए उसके बाद भी, तो सिलेबस खत्म होने से पहले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कर सकते हैं, और जब सिलेबस खत्म हो जाए तो उसके बाद सैंपल पेपर्स और कंप्लीट कर सकते हैं। और NCERT कितनी इंपॉर्टेंट है नीट क्लियर करने के लिए? नीट करने के लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनसीईआरटी की हर लाइन आपको समझ आनी चाहिए, उसको समझने के लिए आप दूसरी बुक्स ले सकते हैं, लेकिन आपको एनसीईआरटी समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा तो ये मानना है कि लगभग 95% 90% तो एनसीईआरटी से ही सब कुछ होता है, बायो में तो सबसे ज्यादा। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में तो लगाना रहता है, तो फिजिक्स में एनसीईआरटी से टॉपिक्स वही रहते हैं, पर एनसीईआरटी से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। पर बायो और केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और ऑर्गेनिक का पार्ट जो होता है वो सेम टू सेम एनसीईआरटी से। तो केमिस्ट्री और बायो तो पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको 600 प्लस और एनसीईआरटी एक नीट में एक एमबीबीएस की सीट चाहिए तो एनसीईआरटी तो आनी ही चाहिए। और जो थोड़ी डिफिकल्ट टर्म्स या वर्ड्स होते हैं स्पेशली बायोलॉजी में नेम्स जो होते हैं, वो अगर याद ना हो पाए तो वो मेमोराइज करने के लिए क्या टिप्स हम फॉलो कर सकते हैं? मैम उसके लिए आप एक पेज पर सारे नाम लिख लें और उसके बाद उसे डोर पर या कहीं पर भी आप जहाँ पर सोते हैं उसके सामने लगाए, ताकि आप रोज सुबह उठे तो उसे देखें। तो आपको वो धीरे धीरे, एक बार में कोई चीज याद नहीं होती, तो वो धीरे धीरे याद होगी। तो आप उसमें वेट करेगा, आपको पहली बार में चीजें समझ नहीं आ रही तो ये नॉर्मल बात है, ये सबके साथ होता है। आपको उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा तभी बातें याद होंगी। तो मेरा ये मानना है कि आप उसे अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टफ जैसे कि बोटानिकल नेम हो गए, जूलॉजिकल पार्क्स के नाम हो गए, कभी एस्टेब्लिश हुआ, डेट दे दिया, तो वो सब अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको बुक्स मतलब वो तो चीजें सीधे आपको याद ही रखनी है, वो तो मेमोरी बेस्ड है। इस पे तो आपको कोई नहीं कि आप इसको क्या समझेंगे कि ये 1974 में हुआ है, तो इसको तो आप कुछ समझ नहीं सकते। तो आप उसको डेट, कब वाटर पोल्यूशन एक्ट तो था, ऐसी कब डेट्स अक्सर पूछी जाती हैं इस एग्जाम में। कभी होता है कि ये वाला एक्ट कब स्टैब्लिश किया गया, तो वो एक आध दो बार ऐसा कभी हो जाता है। कभी कभी साइंटिस्ट कभी एक बार कभी कभी पूछ लेता है। तो वो, हाँ, मुझे याद है कि साइंटिस्ट के नाम भी कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा। ये सब चीजें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने से आपको पता चल जाता है कि ये चीजें भी आ जाती है। कब पूछता है कि ये वाला थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दी और ये साइंटिस्ट ने कब दी। कभी कभी ऐसा होता है साइंटिस्ट का नाम और वो डेट भी दे देता है, तो अगर आपको वो डेट ही नहीं पता है तो फिर आप कैसे कर लेंगे, गलत हो जाता है। जैसे दो ऑप्शन जिसमें साइंटिस्ट के नाम सेम है, बस डेट अलग करनी है, ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे आपको एक आइडिया पड़ जाएगा कि हमें ये भी याद रखना पड़ेगा। ओके। और इसके अलावा और कोई टिप्स आप शेयर करना चाहेंगी एस्पिरेंट्स के साथ जो आपने फॉलो करी और आपको बहुत हेल्प करी है एग्जाम में? हाँ मैम, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको जो भी दूसरे लोग बोलते हैं कि आपसे नहीं हो पाएगा नीट, बहुत बच्चे होते हैं जिनका नीट नॉर्मली बच्चों का इतने आसानी से नहीं निकलता, क्योंकि 22 lakhs बच्चे हैं जो बैठेंगे और आपको ऐसा कोई बोलेगा कि आप टॉप 100 में नहीं आ पाएंगे, आपको आपका फेवरेट कॉलेज, तो आपको उन सब लोगों को अवॉइड करना चाहिए और अपने मन में ये डिसाइड करके रखना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं तो आप पक्का ये कर सकते हैं। तो फिर मैं तो अपने मन में अपनी बातें ही सुनी चाहिए, अपने मन की बात। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको इस पे ध्यान देना है, अगर आपको किसी और चीज में इंटरेस्ट है तो उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले 11th में डिसाइड कर लेना चाहिए कि आपको करना क्या है।
तो कभी कभी ऐसा रहता है कुछ बच्चों को इंटरेस्ट नहीं रहता, वो अपने पेरेंट्स की सोच करके उस फील्ड में आ जाते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 10-12 साल आपको किसी जॉब को पाने के लिए आपको 10-12 साल देने पड़ेंगे, तो वो छोटी बात भी है। अपनी जिंदगी का एक पार्ट आप स्पेंड करने जा रहे हैं इस नौकरी के लिए। तो उसके लिए आपको पूरी तरीके से ये चीज जाननी पड़ेगी कि आपको डॉक्टर ही बनना है, और जब आपको डॉक्टर ही बनना है तो आपको हर चीज करनी पड़ेगी जो डॉक्टर बनने के लिए करनी पड़ती है। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, और कोई भी चीज अगर आपको करनी रहती है तो फिर आपको उसके लिए सारे स्टेप्स फॉलो करने रहते हैं। डे बाय डे आपको सिलेबस कवर करना चाहिए और अपना पाथ डिसाइड करना चाहिए कि आपको किस कॉलेज में जाना है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। लास्टली एग्जाम डे टिप्स, एग्जाम वाले दिन क्या क्या करना चाहिए, किन क्या 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 चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? एग्जाम से जस्ट कुछ आवर पहले, एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ पढ़ लेंगे तो वही आपके दिमाग में पेपर के वक्त भी चलेगा। तो आप कुछ पढ़ के ना जाए उस समय एकदम शांत रहे, और शांति मतलब शांत दिमाग रहेगा तो फिर वो सही रहेगा, क्योंकि आपको वहां पर पेपर में 3 hour 20 minutes पूरी तरीके से एक्टिव रहना है। और अगर आपको उसलिए एक्टिव रहना है तो उससे पहले एकदम शांत दिमाग रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं सोचना है और शांति से बैठे रहना है। बस आपको कुछ भी ये नहीं करना कि वहां पर सेंटर पे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि, मैं भी ये सोची थी कि सेंटर पे कुछ हो ना जाए, क्योंकि वहां पर चेकिंग भी होती है और चेकिंग में कुछ हो ना जाए, तो ये सब चीजें नहीं सोचनी है, क्योंकि जो होगा तो वो तो होगा ही, उसको हम रोक नहीं सकते। तो इसलिए आप कुछ भी प्री ना सोचें, और जब आप अपने दिमाग को जितना शांत रखेंगे वही फायदेमंद होगा, क्योंकि 3 hour 20 minutes अपने दिमाग को एक्टिवेटेड रखना तो थोड़ी सी टफ टास्क हो जाता है, एग्जॉस्टेड हो जाता है माइंड, क्योंकि आप पूरी हाइपर टेंशन में रहते हो और टेंशन तो बहुत रहता है उस समय। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको पहले से अपने दिमाग को शांत रखना पड़ेगा, और उस समय कुछ भी ना करें, खाना खाएं शांति से, फूड भी आपका लाइट होना चाहिए, ज्यादा हैवी फूड नहीं खाना चाहिए, और वाटर बॉटल रखें और उसे पी ले पहले ही। और वो वॉशरूम बताते हैं, आपको वॉशरूम में जाना है तो आप जा सकते हैं, उसके बाद आप वहां पर बैठे रहे और अपने दिमाग को शांत रखें, और जैसे पेपर है एकदम शांति से पेपर को कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू सो मच नव्या, इतने सारे हमारे क्वेश्चंस का इतने अच्छे से आंसर देने के लिए और इतना मोटिवेट करने के लिए। आई एम श्योर कि जो भी इंटरव्यू देखेगा वो बहुत मोटिवेट होगा अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए और आप ही की तरह बहुत मेहनत करने के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट टू टॉक विद अस। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनेंगी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मैम। थैंक यू, बाय बाय। बाय।